नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या सत्ता से दूर होने के बाद कांग्रेस से अब विपक्ष का घर भी छिनने वाला है? बताएंगे आपको इस सवाल का जवाब और दिखाएंगे कि किसने और क्यों इंडी गठबंधन के भीतर से कांग्रेस को बाहर फेंकने का फरमान सुना दिया है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ की महागाथा का अगला अध्याय और दिखाएंगे आपको कि सन्यासियों के प्रतिशोध से कैसे उपजा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और क्यों इस राष्ट्रवादी उद्घोष की सनातनी हिस्ट्री पर लगातार पर्दा डाला जाता रहा है। लेकिन शुरुआत आज की सबसे हॉट पॉलिटिकल स्टोरी के साथ। तो आज कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अपने इतिहास का जश्न मना रही है और देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का भविष्य खतरे में घिर चुका है। आज ही के दिन 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 100 साल बाद आज ऐसी नौबत आ गई है कि सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्षी खेमे से भी कांग्रेस के आउट होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने इंडी गठबंधन का मंच सजाया था। यूपी से अखिलेश यादव, बंगाल से ममता, महाराष्ट्र से शरद, उद्धव और दिल्ली में केजरीवाल को इस मंच पर एक साथ बिठाया था। लेकिन आज जो हालात दिख रहे हैं उसमें इस मंच पर बाकी नेता तो साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन इसी मंच से राहुल और खड़गे की कुर्सी हटा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आखिर ऐसे हालात कैसे उपजे? इंडी गठबंधन के कौन कौन से सहयोगी कांग्रेस के नीचे से कुर्सी खींच लेने पर आमादा हैं, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की, जिसने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि विपक्षी इंडी गठबंधन से कांग्रेस को आउट किया जाए। दिल्ली में चुनावी लड़ाई उफान पर है। कल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करा दी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप केजरीवाल पर लगाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तो केजरीवाल को फर्जीवाल और एंटी नेशनल तक कह दिया, जिसका जवाब देने के लिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दोनों सामने आए और इंडी गठबंधन से सीधे सीधे कांग्रेस को अलग कर देने की मांग कर डाली। जरा दोनों नेताओं को सुनिए एक बार। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना तो पॉलिटिक्स में अक्सर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये तो साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आज मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उसे यहां कांग्रेस का साथ लेने की जरूरत नहीं है और आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हटाकर ही दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। ऐसे में बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के सामने। आज कांग्रेस को दिल्ली में अपनी हालत सुधारनी है तो उसे आम आदमी पार्टी से ही लड़ना भिड़ना होगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस तो पिछली बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ी थी। फिर इस बार के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन से हटाने की नौबत आ गई या ये बात उठने लग गई? तो इसका पहला जवाब यह है कि पिछली बार यानी कि 2019 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन का वजूद नहीं था। और दूसरा सबसे अहम जवाब यह है कि आम आदमी पार्टी की इंडी गठबंधन से कांग्रेस को हटाने की मांग सीधे सीधे राहुल गांधी की लीडरशिप क्षमता पर सवाल है। दरअसल आरोप यह लग रहा है कि कमजोर राहुल और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की स्टेट यूनिट
खुलेआम नाफरमानी कर रही है। गठबंधन की मूल भावना का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में भी यही हुआ था, जहां भूपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को साइडलाइन कर दिया था, और यहां दिल्ली में भी अजय माकन और संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और राहुल गांधी और खड़गे ना तो हुड्डा को कंट्रोल कर पाए थे और ना ही माकन और दीक्षित की जोड़ी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और याद रखिए कि अभी लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। हालांकि दोनों का ही खाता नहीं खुल पाया था। 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार का एक तार पंजाब से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ा था, और यहां कांग्रेस का स्कोर बेहतर रहा था। कांग्रेस 7 सीटों पर जीती थी और आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर। रिजल्ट के बाद प्रताप बाजवा जैसे नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि दिल्ली में भी कांग्रेस अगर अलग लड़ती तो खाता जरूर खुल जाता। तो तब से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस से जुड़े हुए जो कैंडिडेट थे उनको पर्चा ही दाखिल नहीं करने दिया, जिसके बाद से एक तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से तलवारें खुलकर निकल आई। तो निकाय का रिजल्ट भी थोड़ा चौंकाने वाला ही रहा है। आम आदमी पार्टी को राज्य में बड़ी कामयाबी तो मिली, लेकिन 5 में से 2 निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। और तो और मुख्यमंत्री भगवंत मान के क्षेत्र संगरूर में आम आदमी पार्टी को झटका लग गया। संगरूर में आम आदमी पार्टी 29 में से 7 सीटें जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। पंजाब के इस रिजल्ट ने कांग्रेस का हौसला और बढ़ा दिया, और वो उम्मीद कर रही है कि पंजाब के अगले विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के इस चैलेंज को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए वो हर लेवल पर कांग्रेस को पटखनी देने की प्लानिंग में है। और अब रही सही कसर अजय माकन और संदीप दीक्षित के तेवर ने पूरे कर दिए। एक बार जरा इन नेताओं के तेवर भी देखिए। कि 24 घंटे के अल्टीमेटम से कोई हम डर जाएंगे? मतलब हम लोग कोई डरा दिख रहा है आपको? कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया सवेरे से? अरे कुछ नहीं साहब, देखिए ठीक है वो अपनी बात बोलते हैं, बेचारे हताश हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अब उनकी सरकार उनको जाते दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्लियर कर दें, जैसे जैसे कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है और जीतेगी दिल्ली का चुनाव, स्वाभाविक है कि इन्हीं का वोटर हमारे पास ज्यादा आएगा। तो मिला जुलाकर हालात ये है कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए किसी विपक्षी पार्टियों के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इंडी के बैनर तले उन्होंने हाथ मिलाया था, लेकिन अब दिल्ली में ही कांग्रेस से हाथ छुड़ाने की कोशिश हो रही है। और एक कोशिश सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रही, कोलकाता और लखनऊ में भी हो रही है। कैसे हो रही है जरा एक बार वो भी देख लीजिए। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की कमान संभालने की बात कहकर कांग्रेस की हवा उड़ा दी। ममता ने कुर्सी संभालने की बात कही तो लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार और इंडी अलायंस के कई बड़े साझीदार एक तरीके से उनके सुर में सुर मिलाने लग गए, और इंडी के लीडर के तौर पर दीदी को बेस्ट मानना कहना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल तो ममता बनर्जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते पहले से हैं ही, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें भी ममता के नेतृत्व से कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इंडी गठबंधन के भीतर कांग्रेस को लगातार कई मुद्दों पर इन साथियों से झटका मिल रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा जब उठाया तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक सबने इस मुद्दे पर उनसे किनारा कर लिया, और कई लोगों ने तो इसका मजाक भी उड़ाया। फिर इसके बाद अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक तरीके से जब मामला इसको सदन में उठाने की कोशिश की और सदन के बाहर भी, तब भी टीएमसी ने लताड़ दिया। सदन न चलने देने का आरोप भी उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पे जड़ दिया। अखिलेश यादव की पार्टी संभल के मामले में उन्होंने भी सदन में इसको नहीं उठाने के लिए कांग्रेस को एक तरीके से लताड़ लगा दी।
तो ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस है, उसको रीजनल पार्टियां इसलिए आंख दिखा रही हैं क्योंकि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का प्रदर्शन फिसड्डी ही रहा है, और जहां तहां वो सत्ता में पहुंची भी है तो उन्हें एक तरीके से रीजनल पार्टियों के कंधे पर सवारी करके ही आगे बढ़ना पड़ा है, और जहां वो अकेले बीजेपी का मुकाबला करने उतरी है वहां उसका बंटाधार होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे हरियाणा का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ी, हार गई। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ मिला तो सत्ता में थोड़ी साझेदारी बन गई। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई और झारखंड में भी पार्टी को 16 सीटों पर ही जीत मिली, लेकिन गठबंधन के बल पर वो दोनों राज्यों में कम से कम सत्ता में आ गए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी जरा देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार होने के बावजूद 4 की चारों सीटें हार गई। तेलंगाना में सत्ता होने के बावजूद 17 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 8 सीटें कांग्रेस जीत पाई। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पार्टी को 28 में से सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। और हिंदी बेल्ट में उन राज्यों की बात करें जहां बीजेपी से सीधा सीधा मुकाबला है कांग्रेस का, तो वहां तो समझिए बेड़ा ही गर्क हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 0, उत्तराखंड में 0, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट मिली, और यूपी जैसे राज्य जहां पर कि थोड़ा कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो उसका क्रेडिट अखिलेश ने खुद ले लिया और उन्होंने कहा कि हमने तो पीडीए का नारे का कमाल है कि उनको सीटें मिल गई, वरना उनको कौन वोट दे रहा था। तो आखिर में इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने के हिसाब से राजनीति कर रही है। बीजेपी के इस नारे के खिलाफ विपक्षी दल, खास करके रीजनल पार्टियों के पास पीडीए का नारा है, जिसमें वो मुसलमान वोटों के साथ साथ दलित वोटों और अपनी जातियों के वोट को जोड़कर एक चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उनको उम्मीद दिख रही है। यूपी में अखिलेश का पीडीए हो या बिहार में तेजस्वी का एमवाई समीकरण हो, बीजेपी के लिए हिंदू एकता के खिलाफ क्षेत्रीय दलों की रणनीति एकदम क्लियर है कि भाई अपना जो वोट बैंक है, अपनी जातियों का वोट बैंक है, उसके साथ मुसलमानों का वोट बैंक जोड़ लो और उसके बाद जो कर सकते हो करो। अब बचे राहुल गांधी, तो उनके पास आरक्षण की लिमिट बढ़ाने, जातीय जनगणना करने और मुस्लिम आरक्षण की जो मांग करने जैसे कुछ मुद्दे हैं, वो सब जो रीजनल पार्टियां हैं उनके एजेंडे के साथ टकराते हैं और इसी पीडीए वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं। और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद चाहे वो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी, राहुल को अपनी राजनीतिक जमीन पर चुनावी खेती नहीं करने देंगे। इसीलिए राहुल को लगातार इंडी के अपने ही लोग पटकने में लगे हुए हैं और एक तरीके से दरकिनार करने में लगे हुए। तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है महाकुंभ की महागाथा का, और आज आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बुनियाद में छिपा है नागा सन्यासियों का एक बड़ा विद्रोह। तो महाकुंभ की महागाथा सीरीज में आज नागा शौर्य का वो अध्याय जिसने 18वीं सदी में अंग्रेजों को 50 सालों तक थर्राए रखा। जो अंग्रेजी सेना युद्ध में राजे रजवाड़ों को घुटने पर लाकर भारत को गुलामी के पंजों में जकड़ रही थी, उनके खिलाफ देश को एकजुट करने वाले कोई और नहीं, नागा साधु सन्यासी थे। उनके योद्धाओं की छावनियां थी। सन 1857, जिसे आज हम इतिहास की किताबों में आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर पढ़ते हैं, उससे 80 साल पहले नागा सन्यासियों ने अंग्रेजों को सनातन के पराक्रम का एहसास करा दिया था। अंग्रेज तभी समझ गए थे कि भारत पर अगर शासन करना है तो नागा सन्यासियों के हाथ से उनके शस्त्र छीनने होंगे, उन पर पाबंदी लगानी होगी। नागा सन्यासियों के पराक्रम का वही अध्याय आज मैं आपके सामने खोल रहा हूं, जिसे सन्यासी विद्रोह का नाम देकर इतिहास में इस तरह से सेट किया गया कि उसका सही तरीके से मूल्यांकन ही न हो सके। जो नागा सन्यासी भारत और भारतवासियों के लिए बलिदान देने की या बलिदान से पीछे नहीं हटने की कसम खाते हैं, अपनी दीक्षा के दौरान ही सदियों से यही शपथ दोहराते रहे हैं, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ भी बांटो और राज करो की चालबाजियां आजमाई।
उन्हें भगवा वेश में भारत में भटकने वाले लुटेरों का गिरोह बताया, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। इन नागा योद्धाओं ने तय कर लिया था कि अंग्रेजों को वो भारत को अब और नहीं लूटने देंगे। तो इतिहास का एक चैप्टर साल 1770 का है, जब अंग्रेजों के शोषण ने बंगाल को अकाल के मुंह में धकेल दिया था और सिर्फ 2 साल के वक्त में बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। राजे रजवाड़े जमींदार सबने चुप्पी साध रखी थी। तब नागा सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो अंग्रेजों की सेना में नागा सन्यासियों का खौफ कितना ज्यादा था, इसका ब्यौरा तब के भारत के जो अंग्रेज गवर्नर जनरल रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, उनकी चिट्ठियां बताती है। नागा योद्धाओं का छापामार हमला तब अंग्रेजी सेना को कैसे थर्रा रहा था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की 2 महत्वपूर्ण चिट्ठियां हैं और उसके अंश के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं उसमें क्या लिखा गया है, जरा वो आप देखिए। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये चिट्ठी 2 फरवरी 1773 को लिखी और किसको लिखी? जॉर्ज कोलबैक को। और उस चिट्ठी का क्या, उसका जो एक मजमून है उसके जरिए उसको समझने की कोशिश करिए। उसमें वो लिखते हैं कि नागा सन्यासी जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा के लिए 3000 से 10,000 की संख्या में आते हैं। वो आगे लिखते हैं कि सन्यासियों ने पुरगुन्नाह सिपाहियों को हरा दिया और उसके बाद 2 कमांडिंग अफसरों को इसके बाद मैंने हटाया है और इससे बंगाल के उत्तरी जिलों में हमारा टैक्स कलेक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये 2 फरवरी 1773 को जॉर्ज कोलबैक को वॉरेन हेस्टिंग्स ने चिट्ठी लिखी थी, उसके अंश। और उसमें नागा विद्रोहियों के बारे में, नागा सन्यासियों के शौर्य के बारे में क्या लिखा गया है वो हमने आपको बताया। इसी ढंग से एक दूसरी चिट्ठी है, जरा उसका भी मजमून दिखाइए, उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स की जो दूसरी चिट्ठी है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें भी उन्होंने डुप्रे को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसमें भी नागा सन्यासियों के बारे में, उनके शौर्य और उनके विद्रोह के बारे में लिखा है। तो इसके जरिए आप ये समझ गए होंगे कि अंग्रेजों में नागा सन्यासियों का कितना डर बैठा हुआ था और नागा सन्यासी उस समय कितनी बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर वो सामने आए थे। हेस्टिंग्स ने चिट्ठियां इंग्लैंड में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 2 अफसर हैं, जॉर्ज कोलबैक और जेसिस डुप्रे को लिखा था, वो हमने आपको दिखाया। तो ये जो वक्त था, ये वो वक्त था जब नागा सन्यासी टोलियां बनाकर सनातन के तीर्थों की यात्रा करते थे और रात में नदियों और जंगलों के रास्ते अपना ज्यादातर सफर तय करते थे। दिन में वो अपने अस्त्र शस्त्र को जंगलों में या नदी किनारे गड्ढों में छिपा कर रखा करते थे ताकि अंग्रेजी सेना को उनकी भनक न लगे। इसमें मठ मंदिर के साथ साथ स्थानीय लोग उनकी मदद किया करते थे। दरअसल 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज नागा साधुओं का पराक्रम देख चुके थे, इसीलिए वो अपने इलाकों में नागा साधुओं को एकजुट नहीं होने देना चाहते थे। उस युद्ध में हार के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया था और यहीं से अंग्रेजों की मनमानी भी शुरू हो गई थी। तो 9 मार्च 1773 जेसिस डुप्रे को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या लिखा वो भी आपको जानना चाहिए। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वो न तो कपड़े पहनते हैं और न ही उनका कोई गांव परिवार है। ये नागाओं के बारे में लिख रहे हैं, नागा सन्यासियों के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनसे ताकतवर कोई है ही नहीं, वो कहीं भी और कैसे भी प्रकट हो जाते हैं जैसे वो स्वर्ग से प्रकट हुए। भारत की सभी जातियां उनका आदर करती हैं, इसीलिए सख्त आदेशों और दंड के बावजूद उनके आंदोलन के बारे में हमें कोई खुफिया जानकारी नहीं मिल रही। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि नागा सन्यासियों के इस प्रतिरोध और इस विद्रोह को आम लोगों का कितना समर्थन हासिल था और कैसे देश का जो जनमानस था वो इस आंदोलन में या इस विद्रोह में उनके साथ खड़ा था। इसका अंदाजा वॉरेन हेस्टिंग्स के इस चिट्ठी से आपको लग जाता है।
तो किसान और जमींदार मुगल सल्तनत को जितना टैक्स दिया करते थे, अंग्रेजों ने उससे 10 गुना ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था और उसमें हर साल 10% का इजाफा कर देते थे अलग से। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान तो छोड़िए, जमींदारों के घरों में भी अनाज नहीं बच पा रहा था। न खेतों में बोने के लिए अनाज, न खाने के लिए अनाज। यूपी बिहार से उड़ीसा होते हुए बंगाल के तीर्थों की यात्रा करने वाले नागा सन्यासी तब उनके लिए रॉबिनहुड बनकर सामने आए। उन्होंने अंग्रेजों की कोठियां लूटनी शुरू कर दी और उन्हें गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। 1770 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर रहे विलियम विल्सन हंटर की एक किताब है, एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। उसमें उन्होंने नागा योद्धाओं को लेकर क्या लिखा है वो भी आपको जानना चाहिए। हंटर ने अपनी किताब में लिखा कि सन्यासियों ने, जरा देखिए उनकी किताब से ये हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि सन्यासियों ने कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन थॉमस और उनकी लगभग पूरी बटालियन को खत्म कर दिया है। आप सोचिए, उनके डर से बटालियन की कमान संभालने के लिए कोई अंग्रेज तैयार नहीं हो रहा था। और आगे लिखते हैं, क्योंकि कैप्टन थॉमस के बाद भी जो कमांडिंग अफसर बना उसे सन्यासियों ने खत्म कर दिया। इसके बाद 4 और अंग्रेज बटालियनों ने उनसे लड़ने की कोशिश की या उनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन वे भी सन्यासियों को नहीं पकड़ पाए। तो ये लिख रहे हैं एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, इस किताब में सन्यासी विद्रोह के बारे में और नागा सन्यासियों के बारे में लिखते हैं कि बंगाल में एक ही साल में कई बार उन्होंने अंग्रेज बटालियनों पर हमला बोला और उन्हें हरा दिया। इन बहादुर सन्यासियों की वीरता से अंग्रेज हिल गए थे। यह 1770 के आसपास की जो किताब लिखी गई है एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, उसमें इसका जिक्र करते हैं विलियम विल्सन हंटर। तो ये आप समझिए कि जो हालात थे वहां, कि जिस तरीके से वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे टैक्स वसूल रही थी, उसकी वजह से वहां जो किसान थे और वहां जो जमींदार थे और तमाम लोग इतनी बुरी तरह प्रभावित थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कैप्टन थॉमस का जब इस जैसा कि इस किताब में जिक्र है कि अंग्रेजों का जो बड़ा कमांडर था, जो कैप्टन थॉमस, वो सन्यासियों के साथ लड़ते हुए मारा गया। और इस व्यक्ति का मारा जाना, थॉमस का मारा जाना कितनी बड़ी घटना थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि थॉमस उन अंग्रेज अफसरों में शामिल थे जिनकी वजह से 18वीं सदी में बिहार से बंगाल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैर जमाया था और उसमें थॉमस की एक बड़ी भूमिका थी। तो बंगाल के अकाल में नागा सन्यासियों का जो रॉबिनहुड वाला रूप था वो अंग्रेजों को चौंका रहा था। 14वीं सदी से रॉबिनहुड की जिन कहानियों को अंग्रेज साहित्य की किताबों में पढ़ रहे थे, नागा सन्यासियों का छापामार हमला उन्हें उसकी याद दिला रहा था। यहां आपको नागा सन्यासियों की उस शपथ के बारे में भी जानना चाहिए जिसमें भारत की परिकल्पना है, उनका राष्ट्रवाद है और सनातन के साथ साथ भारतवासियों की रक्षा का संकल्प है। यह विष्णु पुराण का श्लोक है जिसे धर्म ध्वजा के नीचे आज भी नागा साधु पढ़ते हैं और शपथ लेते हैं। वो श्लोक क्या है? वो है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जब दुनिया को राष्ट्रवाद की परिभाषा तक मालूम नहीं थी, तब भारत के नागा सन्यासी राष्ट्रवाद का यह मंत्र जप रहे थे। इस श्लोक में भारत की चौहद्दी साफ साफ तौर पर बताई गई है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भूमि समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में पड़ती है वही भारत है और वहां रहने वाले लोग भारतीय हैं। वंदे मातरम का जो नारा हम राष्ट्रीय पर्व त्योहारों पर लगाते हैं, उन नागा सन्यासियों की जुबान पर हर पल हुआ करता था। आपको मालूम होना चाहिए कि तब उसमें ओम शब्द शामिल था और वो ओम वंदे मातरम के चैंट के साथ राष्ट्रवाद का मंत्र बनाकर उसको उन्होंने लोगों को उनके बीच उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया और अंग्रेजों से डरे भारतवासियों को इस मंत्र के साथ एकजुट किया था। और वो बुनियाद बनाई थी जिसके ऊपर 1857 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया रूप लिया। लेकिन आपको जानकर कम हैरानी नहीं होगी कि नागा सन्यासियों की वीरता का यह अध्याय देश के वामपंथी इतिहासकारों ने खत्म कर दिया होता अगर बांग्ला लेखक पत्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने
आनंद मठ नहीं लिखा होता तो। नागा सन्यासियों के पराक्रम ने मुस्लिम सूफी फकीरों के जोश को तो उसका तो जिक्र खूब किया, और वो अंग्रेजों के खिलाफ नागा सन्यासियों के साथ जब एकजुट हुए तो उन मुस्लिम सूफी फकीरों के नाम तो इतिहास में दर्ज किए गए, लेकिन नागा सन्यासियों का कोई बड़ा नाम हमारे इतिहास में नहीं दिखाई देता। सन्यासी विद्रोह की पूरी कहानी को पंडित भवानी चरण पाठक के इर्द गिर्द समेट दिया गया, जो अंग्रेजों के मुताबिक एक डाकू थे। नागा सन्यासियों के शौर्य को छिपाने की यह अंग्रेजी चाल चौंकाने वाली थी, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ ने नागा सन्यासियों के शौर्य पर पर्दा डालने की अंग्रेजी साजिश को नाकाम कर दिया। तो आज हमने आपको नागा सन्यासियों के एक ऐसे इतिहास से परिचय कराया जिसका रिश्ता इस देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये भारत की आजादी का पहला संग्राम था, और जिसमें कि नागा सन्यासियों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, और जिसे इस देश के इतिहास में एक तरीके से हाशिए पर रख दिया गया। तो इस इतिहास को भी जानने, समझने और शेयर करने की जरूरत है, आपस में इस पर चर्चा करने की जरूरत है, ताकि इस देश का असली इतिहास, जो आपके गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, वो लोगों तक पहुंच सके। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।